Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर को ही। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है डेंसिटी। मैंने आपको एक बार जनरल प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में जब बताया था तो वहां पे मैंने ये चीज डिस्कस की थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरली जो डेंसिटी होती है वो क्या रहती है, हाई रहती है। ठीक है, तो जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं या फिर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इनकी डेंसिटी क्या होती है, काफी ज्यादा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पीरियड की, तो पीरियड में क्या होता है, हम लोग कहां से कहां जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि साइज जो है लेफ्ट टू राइट जाने पे वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लेफ्ट टू राइट जाने की बात करें, साइज जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है, फिर सेंटर में हमारा कांस्टेंट हो जाता है, फिर लास्ट के जो दो एलिमेंट है उनमें बढ़ जाता है। ठीक है, वो हमने बहुत स्पेसिफिकली पढ़ा था। बट अगर मैं जनरल वे में बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, मिड तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम हो रहा है, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम है, रेडियस है, अगर वो कम हो रहा है तो डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम, या डेंसिटी बिकम्स लेस, या आप ये बोल सकते हैं डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि जो ऑस्मियम है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो आंसर क्या है, ऑस्मियम। ऑस्मियम की डेंसिटी कितनी पाई जाती है, ऑस्मियम की डेंसिटी पाई जाती है 23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पढ़ना चाहें तो उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप लोगों को ये पता हो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम किसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी वो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from 1 mole of gaseous atom। ठीक है, हमारे पास कोई एटम है और उस एटम के अंदर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, उसको हम यूनिपॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि हमारे पास कितनी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हो सकती हैं। तो आंसर ये है कि जितनी चाहे। आपने देखा होगा बुक में हम बेसिकली ना 2 या 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग ये एक मिथ बना लेते हैं कि भाई 3rd आयोनाइजेशन एंथैल्पी तक ही मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, उसके बाद हम लोग नहीं निकाल सकते। तो आंसर इतना सिंपल सा है कि आप जितना चाहें एटम के अंदर से उतने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बस आपके मतलब आपके पास उतने अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके। ठीक है, बस निकालने का दम होना चाहिए, उसके बाद तो आप कितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल लो। अब देखिए क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम किसी एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो हमने उसको एनर्जी दी, हम उसे एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब जब हम दोबारा उस आयन के अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं तो चीजें पहले जैसी आसान नहीं होती। ध्यान से सुनिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सोडियम मेटल है,
ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे पास सोडियम मेटल है और इसका एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या किया, हमने इसको एनर्जी दे दी और हमने इसको एनर्जी देके इसके अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गई, 2-8। अब ये जो सोडियम आयन है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो गया है। क्यों? क्योंकि इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है। अब ऐसा नहीं है कि भाई अगर हम इसके अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता। इसके अंदर से वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, बट उसको निकालने के लिए हमारी जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो बहुत 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 ज्यादा होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। समझ पा रहे हैं? देखिए, जब हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अगर उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद वो एटम आयन में कन्वर्ट होकर अगर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है तो वो कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फटाफट निकाल देता है। बट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हुआ क्या, ध्यान से सुनिए। इस वाले केस में एटॉमिक नंबर क्या था, 11, यानी कि 11 ही प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, प्रोटॉन हमारे कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन पे फिलहाल कोई चार्ज नहीं होता। तो क्या था कि ये जो 11 प्रोटॉन थे ये 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में होते हैं, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको एक ही बार में बात जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो हर इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लग रहा था। जब 11 ही प्रोटॉन है, मतलब 11 प्लस चार्ज है और 11 नेगेटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव एक तरीके से एक नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। हम ये मान सकते हैं कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन पे पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जब हमने इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 11। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है या न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली बढ़ गया। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये पॉजिटिव उन बढ़ा हुआ पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को और स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। साइज क्या हो जाएगा, छोटा। और जैसे ही अट्रैक्शन पहले के कंपैरेटिवली और बढ़ जाएगा, आपको और भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। आपने फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन हो गए 9, प्रोटॉन हो गए 11। अब पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया, वो क्या करेगा, और स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अब आप एक और इलेक्ट्रॉन अगर निकालने की कोशिश करोगे तो आपको और भी ज्यादा क्या लगेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें, मैं आपसे पूछूं कि बताइए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा पाई जाएगी? 3 में थर्ड की, फिर सेकंड की और फर्स्ट की सबसे कम होती है। ठीक है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन हमारा आसानी से निकल जाता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज कंपैरेटिवली बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। तो न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। अब हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। फिर वो भी चलो हमने निकाल दिया, फिर न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ गया, तो अब हमें और भी ज्यादा क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी, थर्ड टाइम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसलिए इलेक्ट्रॉन तो अगर आप चाहें ना तो आप कितने भी निकाल लो, बस निकालने का दम होना चाहिए। क्या हमारे पास इतने ह्यूज अमाउंट में एनर्जी होती है कि हम उसके सारे इलेक्ट्रॉन निकाल सकें? ठीक है, अगर उतनी एनर्जी हम दे सकते हैं या मतलब प्रोवाइड करा सकते हैं तो हम उस एटम में से जितने चाहें उतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए डाटा लिख रखा है। ये डाटा आपके नीड का नहीं है, जरूरत का नहीं है, बस ये आपको एक बेसिक आइडिया देगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। देखिए, जब हमने सोडियम के अंदर से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, किलोजूल पर मोल के हिसाब से ये एनर्जीज हैं। ठीक है, तो हमने सोडियम के अंदर से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसको भी पता है कि भाई मैं यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, स्टेबल। तो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू देखो कितनी है, 495.8, अप्रोक्सीमेटली 500।
ठीक है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब ये स्टेबल हो गया, तो स्टेबल होने के बाद हमने क्या किया, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, देखो 500 यहाँ पे लग रही थी, अप्रोक्सीमेटली 500 से भी थोड़ी कम लग रही थी, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने पर 450 मतलब 4,500 सॉरी, ठीक है, 4500 के आसपास, 4562 4562 सीधा जंप कर गई, मतलब कितनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पर बढ़ गई। थर्ड टाइम जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो 6910 पहुंच गई। फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, 9,500 पहुंच गई। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं 13,500 पहुंच गई। सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं 16,500 पहुंच गई। सेवंथ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, 20,000 से ऊपर चली गई। एट्थ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं 25,000, 25,500 से ऊपर चली गई। तो आप देख सकते हैं एक राउंड ऑफ आइडिया लेके कि नाइन्थ इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो 29,000 अप्रोक्सीमेटली पहुंच गई, 29,000 से थोड़ा सा ही कम है, ठीक है। फिर उसके बाद तो देखो 10th इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे हैं तो 1,41,362 इतनी पहुंच गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैंने क्यों बताया है, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हम एटम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। तो बेटा ऐसा नहीं होता, हम जितना चाहें हम उतना किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। बस क्या होता है कि जैसे जैसे हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है। पहले क्या था, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। अब हम इलेक्ट्रॉन निकाल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम करते जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज कम करते जा रहे हैं, और न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, कंपैरेटिवली बढ़ रहा है, क्योंकि नेगेटिव कम हो रहा है। बढ़ने का मतलब ये नहीं कि ये बढ़ गया, प्रोटॉन उतने के उतने ही है, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते चले जा रहे हैं, तो कंपैरेटिवली प्लस चार्ज ज्यादा माना गया। तो प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अट्रैक्ट करता जाएगा इलेक्ट्रॉन को, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है, उतनी ही ज्यादा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बस ये हमारे ऊपर होता है कि क्या हम उतनी एनर्जी दे सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर उतनी एनर्जी हम दे सकते हैं किसी एटम को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो डेफिनेटली हम उस एटम में से आगे भी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी हम किसको कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया भी था कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके सेंटर में हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। लेफ्ट में हमारे पास क्या होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट, और राइट में क्या होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए, यहां से अगर मैं शुरू करूं तो जो फर्स्ट मेंबर होता है, पीरियड की बात कर रही हूं, ठीक है, तो जो फर्स्ट मेंबर होता है उसका साइज बड़ा होता है। फिर उसके बाद मतलब जैसे 2 पीरियड है यहाँ पे, ठीक है, तो इन दोनों का ऐसे सेकंड वाले का साइज छोटा, थर्ड वाले का और, फिर इसका और, फिर उसका और, फिर इसका और, फिर इसका और, फिर इसका और, ऐसे ऐसे करके साइज जो है वो डिक्रीज करता है। ध्यान रखिए, ये मैंने जनरल ट्रेंड लिखा है, ठीक है। बीच में एक्सेप्शनल केसेस एग्जिस्ट करते हैं, बीच में इररेगुलरिटीज एग्जिस्ट करती हैं। मैंने बस यहाँ पर एक जनरल ट्रेंड लिखा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा जनरली साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया, तो उससे आपने क्या चीज सीखी, आपने ये चीज सीखी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती है जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। एटॉमिक साइज जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है, तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। साइज जितना कम होता चला जाएगा, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता जाएगा, उतना ही मुश्किल, तो हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती है अगर हम लेफ्ट टू राइट चाहते हैं। तो यहां से आपने क्या चीज सीखी कि जो डी ब्लॉक है वो सेंटर में है, यहां से यहां पे साइज छोटा हो रहा है,
तो यानी कि आपके जो डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या रहेगी, एस ब्लॉक वालों से क्या रहेगी, ज्यादा। यहाँ पे साइज बड़ा है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, तो एस ब्लॉक वालों की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी, कम। फिर डी ब्लॉक पे पहुंचे, साइज हो गया छोटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। फिर हम जब पी पे जा रहे हैं, साइज और छोटा हो रहा है, साइज और छोटा हो रहा है, तो पी वालों की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या रहेगी, और भी ज्यादा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी वालों की बात करूं, तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा रहेगी एस ब्लॉक से, और क्या रहेगी, कम रहेगी किससे, पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर डी की, और फिर एस की। ठीक है, तो ये तो था एक कलेक्टिव डाटा कि भाई अगर हम लोग कलेक्टिवली बात करें तो डी ब्लॉक के एलिमेंट बीच में पड़ते हैं, ठीक है, तो साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे छोटा होता है, तो पी ब्लॉक वालों की आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू पी वालों की सबसे ज्यादा रहेगी, फिर डी की उससे कम रहेगी, और एस वालों की सबसे कम रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं 3D सीरीज की, तो 3D सीरीज में जब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू की, ये मैंने फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लिखी है किलो जूल पर मोल के हिसाब से, ठीक है। तो होता क्या है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर यहाँ पे भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। पहली बात तो रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करती, ठीक है, और बढ़ती भी है ना तो कछुए की चाल से बढ़ती है, मतलब थोड़ी 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 इस हिसाब से बढ़ती है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये है कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस हिसाब से होती है। जनरली हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम क्रोमियम और कॉपर को इग्नोर मार दें तो हम ये देखते हैं कि अगर जैसे मैं 3D सीरीज की बात कर रही हूँ तो वो क्या होगा, 3D 4s2, तो जो s ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड होता है, ठीक है, और D में इलेक्ट्रॉन ऐसे धीरे 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 बढ़ते हैं, जैसे D1 है, D2 है, D3 है, फिर D5 है, फिर उसके बाद D6 है, देन D7, D8, D10 एंड D10। तो हम क्या देखते हैं कि जो अंदर वाला हमारा ऑर्बिटल होता है n-1d, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, n-1d इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लाइक जैसे कि ये 3D है, 3D के बाहर क्या है, 4s है, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी दे के हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो फोर्स अपना रोल प्ले कर रही होती है। क्या रोल प्ले कर रही होती है, एक तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और जो हमारे अंदर वाले इनर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे कि जो हमारा 3D है, फिर उसके बाद और भी अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, चलो उनको इग्नोर मारते हैं। अगर हम 3D की ही बात करें तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये वाले जो अंदर के इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या कॉज कर रहे हैं, ये कॉज कर रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट। अगर आप लोगों को अभी तक शील्डिंग इफेक्ट नहीं पता है तो प्लीज, मैंने कल एक वीडियो अपलोड की है पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर, आप प्लीज उसे जरूर देखिए, ठीक है। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये शील्ड बनाने का काम करते हैं, और न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर उतना लगने से रोकते हैं। तो यहाँ पे दो फोर्स लग रही हैं कि न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहा है, उसके इफेक्ट को जितना एक्चुअल में लगना चाहिए वहां पे लगने से रोक रहा है। तो कंपटीशन चल रहा है, ये दोनों अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। न्यूक्लियस अट्रैक्ट करना चाह रहा है और शील्डिंग इफेक्ट उसे उतना अट्रैक्ट नहीं करने दे रहा है जितना वो कर सकता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन पास आने की कोशिश करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल करके दूर भी भगाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जितनी ज्यादा हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, वो उतनी ज्यादा अच्छी शील्ड बनाते चले जाएंगे और न्यूक्लियस के इफेक्ट को बाहर लगने से रोकेंगे। अब जितना कम
बाहर इफेक्ट लगेगा, न्यूक्लियस अगर ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजीली निकल जाएगा। और इजीली अगर निकल जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी हम उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें कछुए की चाल से आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई देती है। बहुत ज्यादा हमें आयनाइजेशन एंथैल्पीज में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो क्रोमियम और जो कॉपर होता है ये अपने नेबरिंग एटम से, नेबरिंग एटम के मुकाबले आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा शो करते हैं और उसका रीजन रहता है इनकी स्टेबिलिटी। ठीक है, क्रोमियम की अगर मैं बात करूं तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, तो वो क्या है, हाफ फिल्ड है और स्टेबल है। आप क्या कर रहे हैं कि किसी स्टेबल एटम में एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी स्टेबिलिटी को बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इन द सेम वे अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर की आयनाइजेशन एंथैल्पी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s1, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, अपने नेबरिंग एटम से जैसे निकल के कंपैरेटिवली यहाँ पे हमने क्या देखा कि ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ी हुई पाई गई। उसके बाद अगर हम इस पीरियड में बात करें तो जिंक की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। आप देख भी सकते हैं सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी है, जिंक की। वो क्यों है, क्योंकि जिंक फुल्ली फिल्ड होता है। ठीक है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, आर्गन 3d10 4s2, इसका d ऑर्बिटल भी फुल्ली फिल्ड है और s ऑर्बिटल भी फुल्ली फिल्ड है। अब आप फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल जो कि स्टेबल है उसमें आप एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हो, उसको स्टेबल से अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू अपनी सीरीज में क्या होती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और हमें देखने को मिलता है, वो क्या मिलता है कि अगर हम 5D सीरीज को कंपेयर करें, ठीक है, तो 5D सीरीज की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो ज्यादा पाई जाती है 3D से और 4D सीरीज से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 5D सीरीज के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या आ जाते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है, 4f में। और मैंने आपको बताया था कि इन f वालों की शेप अच्छी नहीं होती, f वाले जो हैं इनकी शेप अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, ये न्यूक्लियस की तरफ अच्छा शील्ड नहीं बना पाते। अच्छा शील्ड नहीं बना पाएंगे तो न्यूक्लियस के इफेक्ट को रोक नहीं पाएंगे, तो क्या होगा कि जो बाहर s में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये क्या करेंगे, स्ट्रांगली न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और जितना अट्रैक्ट कर लेगा आपको उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको बाहर निकालने के लिए। तो FD में हमारे पास क्या होता है, FD में जब इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं लाइक FD1 FD2 FD3, तो 4f जो है उसमें फुली फिल्ड होता है। 4f जो है उसकी शेप, F की शेप अच्छी नहीं होती तो वो अच्छा शील्ड नहीं बना पाता, न्यूक्लियस के इफेक्ट को बाहर लगने से उतना अच्छे से नहीं रोक पाता जितना कि उसे रोकना चाहिए। तो न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर ज्यादा लग जाता है आउटर इलेक्ट्रॉन पे और वो आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो 5D सीरीज के एलिमेंट्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू काफी ज्यादा पाई जाती है 3D और 4D के कंपैरेटिव में। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भर भर के बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है, जिसके लिए हमने पूरा चैप्टर ही पढ़ डाला है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप लोगों के सिलेबस में भी है क्लास 12th में। तो हम लोगों ने देखा है कि ये बहुत ही अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इनका रीजन क्या होता है, एक तो इनका स्मॉल साइज, छोटे साइज की वजह से ये बहुत ही अच्छे कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर पाते हैं, स्मॉल साइज ऑफ एटम या फिर आयन। दूसरा,
इनका बहुत ही अच्छा न्यूक्लियर चार्ज होता है। साइज छोटा है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा, हाई न्यूक्लियर चार्ज। और थर्ड फैक्टर हमारे पास आता है, इनके पास डी ऑर्बिटल होते हैं खाली, मतलब पूरे भरे हुए नहीं होते, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं तो क्या होगा, ये क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब मान लीजिए 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो लीगेंड क्या करेगा, लीगेंड आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। डोनर एटम आयंस को हम लोग क्या कहते हैं, लीगेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देगा, लीगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और उसको सराउंड करके क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हमारे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। सेंटर में मेटल रहता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट रहता है और उसको डोनर एटम सराउंड कर लेते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल में वो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बहुत ही अच्छे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। इसको पढ़ने में आपको काफी मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल के बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कलर्ड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी और सॉल्यूशन फॉर्म में भी, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो होता क्या है, देखिए मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबशेल में ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। ये डी सबशेल है और इस डी सबशेल में डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो शुरुआत में क्या होता है कि ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स जो हैं ये क्या होते हैं, डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, इन सब की एनर्जी क्या होती है, सेम, ठीक है। अब क्योंकि ये ऑर्बिटल्स क्या पड़े, या तो खाली होंगे या हाफ फिल्ड होंगे, या मतलब कुछ ना कुछ लाइक एक इलेक्ट्रॉन की तो कमी इनमें रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है कि जब भी लीगेंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अगर कोई ऑक्टाहेड्रल हमारा कॉम्प्लेक्स है तो लीगेंड क्या करते हैं, अलग अलग दिशाओं से आते हैं और जैसे ही मेटल को फील होने लगता है कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की हाँ लीगेंड जो है वो उसको अप्रोच कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, इनकी एनर्जीज एक्सपीरियंस करने की वजह से ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या होने लगता है, डिस्टर्ब्ड होने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, थोड़े से पर्टर्ब्ड हो जाते हैं और इनकी एनर्जी जो है वो स्लाइटली से क्या कर जाती है, इंक्रीज। और फिर जैसे ही लीगेंड मेटल को अप्रोच कर लेता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ऑर्बिटल्स में क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से, तो आप जाके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ भी सकते हैं, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल डी कॉम्प्लेक्सेस, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 2 सेट में ये स्प्लिट हो जाते हैं, T2G एंड EG, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और व्हाइट लाइट इसके ऊपर गिरी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस व्हाइट लाइट के कुछ पोर्शन किसी कलर का करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। और एब्जॉर्ब करेंगे तो अब इनकी एनर्जी क्या होगी, T2G के कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी, तो ये जंप मार के कहां पहुंच जाएंगे, EG में, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, उस व्हाइट लाइट का कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब किया और बाकी का जो इन्होंने पोर्शन एब्जॉर्ब नहीं किया वो ये क्या कर देते हैं, बाहर ट्रांसमिट कर देते हैं, या हम कह सकते हैं एमिट कर देते हैं।
जिस कलर का जो एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग किसी कलर की, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं यहां पर आप लोगों के लिए कलर व्हील ड्रॉ कर देती हूं, उससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये एक आपके रफ आइडिया के लिए कलर व्हील बनाया है। तो जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी हमारे टाइटेनियम 3+ के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये रेड वॉयलेट कलर के होते हैं। ठीक है, मतलब वॉयलेट कलर जो है ये शो करते हैं। तो अगर ये वॉयलेट कलर शो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, रेडिश वॉयलेट कलर अगर ये शो कर रहे हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, इसके सामने वाला क्या है, येलो ग्रीन। तो ये एब्जॉर्ब क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं व्हाइट लाइट का एनर्जी का वो पोर्शन जो येलो ग्रीन लाइट के बराबर होता है। और अगर ये येलो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये शो करते हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए, एनर्जी हमारी किसके बराबर होती है बेटा, एच न्यू के। प्लैंक्स ने ये रिलेशन दिया था। और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारी क्या होती है, c/λ। तो एनर्जी हमारी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वेवलेंथ के। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो हमारे पास होती है ना, हम लोग पढ़ते हैं गामा, यूवी, विजिबल, IR, ये सब पढ़ते हैं। तो हम लोग कौन से रीजन में देखते हैं, विजिबल रीजन में। तो विजिबल रीजन कैसे स्प्लिट होता है, विबग्योर में। तो हम ये कलर्स देखते हैं, तो जिसका रेंज होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच का। तो भाई हमारे पास ये, अगर हम इस वेवलेंथ की रेंज को मतलब एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कलर्स विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए टाइटेनियम 3+ का कंपाउंड है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ वेवलेंथ की वैल्यू होगी, और अगर कुछ वेवलेंथ की वैल्यू है तो कलर्स भी तो होंगे। तो जैसे कि उसने क्या किया, व्हाइट लाइट से येलो ग्रीन पोर्शन को अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो बाकी का जो उसने ऑब्जर्व नहीं किया वो क्या करता है, वो ट्रांसमिट या फिर एमिट करता है, तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। तो हमें टाइटेनियम के जो कंपाउंड्स हैं वो मतलब बहुत ही वॉयलेट कलर के, बहुत डार्क रेड और वॉयलेट कलर के दिखाई देते हैं। समझ पा रहे हैं। इन द सेम वे अगर हम कॉपर के कंपाउंड की बात करते हैं, हाइड्रेटेड कॉपर के कंपाउंड की बात करते हैं, तो वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, ब्लू ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन दिखाई देते हैं। तो अगर वो ब्लूइश ग्रीन दिखाई दे रहे हैं मतलब कि वो जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो कैसी होगी, रेड या फिर रेडिश ऑरेंज। समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या चीज यहां से जज कर सकते हैं कि जो भी वेवलेंथ या कलर को वो एब्जॉर्ब करता है हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो हमें क्या होता है, ऑब्जर्व्ड होता है। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी बात जिसे आप नोट कर लीजिए कि अगर हमारे पास फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल होते हैं या फिर एम्प्टी d ऑर्बिटल होते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स कलर शो नहीं करते। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ZnCl2 जिंक क्लोराइड आपको कैसा मिलता है, व्हाइट कलर का। ठीक है, ZnCl2 में जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2। +2 का मतलब क्या है कि उसका जो d ऑर्बिटल है 3d10 ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, 3d10 4s0। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन s से निकल गए। तो जिनका d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है लाइक Zn2+, कैडमियम 2+, मर्करी 2+, कॉपर प्लस, Ag सिल्वर प्लस, या फिर स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, जो कि d ऑर्बिटल जिनका बिल्कुल खाली है, या d10 जिनका d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है।
या तो बिल्कुल खाली हो या सारे पेयर्ड हो। तो जहां पे ऐसी सिचुएशन होती है सारे पेयर्ड हो या फिर डी ऑर्बिटल खाली हो, वो कंपाउंड व्हाइट कलर के होते हैं, या आप कह सकते हो कि कलरलेस होते हैं। हमारे वो कंपाउंड्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वही क्या शो करते हैं, ट्रांजिशन, और वही क्या शो करते हैं, कलर। समझ में आया? तो जिनके डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड या फिर खाली रहेंगे वो कलर शो नहीं करेंगे। ठीक है, नोट करिए इसको। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।